आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीमार्ट के बिजनेस के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे डी ग्लोबलाइजेशन को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है ट्यूसडे 14 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी न्यूज़ पैप न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। पहली स्टोरी में हम बात करेंगे डीमार्ट की, जिसे हम इंडिया के सबसे बड़ी वैल्यू रिटेल चेन जैसे जानते हैं। डीमार्ट ने अपने क्वार्टरली नंबर्स रिलीज किए हैं। अब इस पर काफी डिस्कशन हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि डीमार्ट का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा है और पीई रेशियो 80+ है। पर नंबर्स डिस्कस करने से पहले चलिए समझते हैं कि डीमार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डीमार्ट के बिजनेस मॉडल से। डीमार्ट का बिजनेस एक सिंपल और इफेक्टिव इनसाइट पर बेस्ड है। इंडियंस वैल्यू कॉन्शियस होते हैं और हमें डिस्काउंट्स पसंद है। यही स्ट्रैटेजी उनकी सक्सेस की वजह है। एवरीडे लो कॉस्ट, एवरीडे लो प्राइस या EDLC, EDLP के मॉडल के साथ डीमार्ट अपने प्रोडक्ट्स को बल्क में खरीदता है और सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट्स करता है। इससे उन्हें बेटर डील्स मिलते हैं, कम प्राइस, बड़े डिस्काउंट्स और फास्टर डिलीवरीज। बाकी रिटेलर जो पेमेंट डिले करते हैं, उनके मुकाबले डीमार्ट ने सप्लायर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया है, जिसका फायदा उन्हें बेटर टर्म्स में मिलता है। डीमार्ट अपने कुछ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लेबल्स के अंडर खुद मैन्युफैक्चर करता है, जो ज्यादा मार्जिन्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहां मिडिलमैन नहीं होते। डीमार्ट अपने कॉस्ट एडवांटेज को कस्टमर्स तक पास करता है। उनका फोकस फ्लैशी सेल्स पर नहीं बल्कि एवरीडे लो प्राइसेस पर है, जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। डीमार्ट ज्यादातर अपने स्टोर्स खुद ओन करता है और रिटेल कॉस्ट अवॉइड करता है, जो स्पेशली मेट्रो सिटीज में काफी हाई होते हैं। डीमार्ट की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी यूनिक है। रैंडमली नए सिटीज में स्टोर्स ओपन करने के बजाय डीमार्ट एक स्पेसिफिक रीजन या क्लस्टर में फोकस करता है। इससे ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होते हैं और सप्लाई चेन एफिशिएंट होती है। डीमार्ट के स्टोर्स का थ्रूपुट भी हाई है, मतलब डीमार्ट के स्टोर्स पर स्क्वायर फुट के हिसाब से इंडस्ट्री के हाईएस्ट सेल्स जनरेट करते हैं। उनके शेल्व्स हमेशा फास्ट मूविंग, हाई डिमांड आइटम से स्टॉक्ड होते हैं, जैसे ग्रोसरीज, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और हाउस होल्ड एसेंशियल्स। ये हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन मॉडल्स का कोर है। लेकिन डीमार्ट के लिए सब कुछ परफेक्ट नहीं है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो डीमार्ट के कॉस्ट फोकस मॉडल के लिए एक चैलेंज हो सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो Q3 FY25 में डीमार्ट ने 15,973 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है। ये एक 17.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट लगभग 5% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 724 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। डीमार्ट के मार्जिन्स पर प्रेशर बढ़ रहा है। नेट मार्जिन्स लास्ट ईयर के 5.09% से कम होके 4.53% तक गिर गए। ये पिछले क्वार्टर के 4.57% से भी कम है। डीमार्ट के मैनेजमेंट ने FMCG कैटेगरी में ज्यादा डिस्काउंटिंग को मार्जिन स्क्वीज का एक मेन रीजन बताया। 2 साल से पुराने स्टोर्स के लिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ या SSSG 8.3% था। ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बेटर है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण अभी भी प्रेशर में है। अब जरा डीमार्ट के मार्जिन चैलेंजेस के रीजंस देखते हैं। पहला कारण है लो मार्जिन FMCG प्रोडक्ट्स। डीमार्ट के सेल्स मिक्स में फूड और FMCG प्रोडक्ट्स का शेयर बढ़ रहा है, जो लो मार्जिन होते हैं। हाई मार्जिन कैटेगरीज जैसे जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल स्टैग्नेंट है। दूसरा कारण है FMCG कंपनीज का हाई डिस्काउंटिंग। मेट्रो मार्केट में कंपटीशन की वजह से FMCG कंपनीज ज्यादा डिस्काउंट्स ऑफर कर रही हैं, जो डीमार्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर रहा है। तीसरा कारण है रैपिड एक्सपेंशन कॉस्ट। डीमार्ट ने इस क्वार्टर में 10 नए स्टोर्स ऐड किए, जिससे टोटल स्टोर्स काउंट 387 हो गया। नए स्टोर्स को मैच्योर होने और प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करने में टाइम लगता है और तब तक ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। और चौथा और आखिरी कारण है क्विक कॉमर्स का इंपैक्ट। ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो अर्बन ग्रोसरी शॉपिंग का नेचर चेंज कर रहा है। डीमार्ट ने इस चैलेंज को टैकल करने के लिए अपना ई-कॉमर्स आर्म डीमार्ट रेडी लॉन्च किया, जो FY25 YTD में 21.5% ग्रोथ देख रहा है।
लेकिन होम डिलीवरी का कॉस्ट उनके लो मार्जिन मॉडल के लिए एक ट्रिकी चैलेंज है। डीमार्ट ने अपने अर्निंग्स रिलीज में ये कहा, in the rapidly evolving dynamics of the grocery e-commerce market, we are seeing significantly more demand for home delivery compared to pickup point, and hence we continue to align our business to that extent. डीमार्ट की लीडरशिप में भी चेंज आया है। सीईओ नेविल नोरोना पिछले 20 साल से कंपनी के साथ थे। उन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करने का डिसीजन लिया है। उनके रिप्लेसमेंट अंशुल असावा होंगे, जो एक फॉर्मर यूनिलीवर वेटरन है। डीमार्ट का लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम मॉडल अब तक काफी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन क्विक कॉमर्स और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस के वजह से नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन नई लीडरशिप और ई कॉमर्स अडॉप्टेशन पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। आज की अगली स्टोरी में हम ग्लोबलाइजेशन के एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे डी ग्लोबलाइजेशन और इसमें इंडिया का एंगल। पिछले सेंचुरी के दौरान ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी को काफी आइडियाज ने डोमिनेट किया। उनमें से एक बड़ा आइडिया था ग्लोबलाइजेशन। 1990s की शुरुआत में जब इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया तक पहुंचा, तो 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन की तरफ लीन करने लगा। तब से ग्लोबलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ा है। एक सिंपल इंडिकेटर देखें तो 1990s में एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड जीडीपी का सिर्फ 15% होते थे। आज ये फिगर 25% के आसपास है। काफी कंट्रीज ने इसका फायदा उठाया, लेकिन लगता है कि ये ट्रेंड शायद कुछ ज्यादा ही वाइडली यूज होने लगा। 1990 से 2008 के बीच हमने एक फेज देखा जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाइपर ग्लोबलाइजेशन कहा। फिर एक के बाद एक शॉक्स आए। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, ट्रेड वॉर्स, डेवलप्ड इकोनॉमीज की फ्रस्ट्रेटेड मिडिल क्लास और सिंगल ट्रेड पार्टनर्स पर ओवर डिपेंडेंस की टेंशन, ये सब ग्लोबलाइजेशन को स्लो करके एक नए फेज स्लोबलाइजेशन तक ले आए। अब हम डी ग्लोबलाइजेशन नाम के एक नए ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक, यूक्रेन वॉर, आइडियोलॉजिकल डिवाइड और ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ पुश ने गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस को ओवरसीज सप्लायर्स पर डिपेंडेंस के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। अब फोकस है मेक एट होम या सिर्फ ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ काम करने पे। हर जगह ये पैटर्न दिख रहे हैं। इंडिया में इसे आत्मनिर्भर भारत, ईयू में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और यूएस में अमेरिका फर्स्ट कहते हैं। नाम अलग है, लेकिन आइडियाज एक ही है, सेल्फ रिलायंस और क्लोज पार्टनरशिप्स। आज हम इंडिया के आत्मनिर्भरता प्लान पे फोकस करेंगे। इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस बूस्ट करना जरूरी है और एनर्जी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। हम क्रूड ऑयल और सोलर पैनल्स के बड़े मार्केट्स हैं, लेकिन इंपोर्ट्स पर काफी डिपेंडेंट है। एक और बड़ा एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स, जिसमें गवर्नमेंट एफर्ट्स काफी रिजल्ट्स देख रहे हैं। स्मार्टफोन्स इस ग्रोथ का एक बड़ा कारण है। हमने इसके बारे में एक पिछले टीडीबी एपिसोड में बात की थी। स्पेक्स यानी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से अब हम सिर्फ अपनी जरूरत नहीं पूरी कर रहे हैं, बल्कि FY22 से FY24 तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स 3 गुना बढ़ चुके हैं। 2023 में 7 में से एक आईफोन इंडिया में असेंबल हो रहा था। आईफोन 16 के लॉन्च के साथ इंडिया मेड आईफोन्स ग्लोबल शेल्फ्स पर चाइना मेड आईफोन्स के साथ सेम डे पर लॉन्च हुए। फॉक्सकॉन, जो एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, अब प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स भी इंडिया में बना रहा है, जो चाइना का एक बड़ा शेयर था। लेकिन ये चाइना के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज स्टाफ को फॉक्सकॉन के इंडियन प्लांट्स के लिए वीजाज नहीं मिल रहे हैं और जो ऑलरेडी यहां काम कर रहे थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। चाइना के स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और शिपमेंट्स रोकने की भी कुछ खबरें आ रही हैं, पर यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जरूरी बात यह है कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत जरूरी होते हैं, खासकर इंडिया जैसे नए प्रोड्यूसर्स के लिए। इंडिया ने ज्यादा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर नहीं किए हैं, जबकि फॉक्सकॉन के चाइना के एम्प्लॉयज के पास इस प्रोसेस में बहुत प्रैक्टिस है। इंडिया को इस इंडस्ट्री में सक्सीड करने के लिए चाइना से नॉलेज शेयर करवाना होगा। चाइना का मॉडल काफी सिंपल था। फॉरेन कंपनीज को लो कॉस्ट लेबर का फायदा लेने के लिए इनवाइट करो, लेकिन उनसे लोकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डिमांड करो। इंडिया को भी अगर आत्मनिर्भरता अचीव करनी है तो ये सेम प्लेबुक फॉलो करना पड़ेगा। अगर चाइना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ब्लॉक कर रहा है तो ये इंडिया के लिए एक मेजर हर्डल हो सकता है। यूएस का सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल इस सिचुएशन को काफी अच्छे से समझाता है। यूएस भी अपने सेमीकंडक्टर रिलायंस को कम करना चाहता है।
1990 में यूएस का मॉडर्न सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में शेयर 37% था, जो 2022 में 10% पर आ गया। ये मोस्टली इसीलिए हुआ क्योंकि बाकी कंट्रीज ने एग्रेसिवली चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया, लेकिन यूएस इस बात में पीछे रह गया। इस कंडीशन के बदलने के लिए वॉशिंगटन गवर्नमेंट ने चिप्स एक्ट लाया। यूएस ने चिप्स एक्ट के थ्रू TSMC को कन्विंस किया कि वो $65 बिलियन इन्वेस्ट करे और डेकेड के एंड तक 3 सेमीकंडक्टर फैब्स या फैब्रिकेटर्स सेटअप करे। आसान शब्दों में फैब्रिकेटर सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, लेकिन स्किल्ड लेबर शॉर्टेज के कारण काफी डिलेज हुए। असल में तो बहुत हाल ही में ही यूएस का पहला फैब पूरी तरह ऑपरेशनल हुआ है। ग्लोबल रियलिटी ये है कि सभी कंट्रीज डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ता अभी भी फॉरेन पार्टनर्स के थ्रू ही जाता है क्योंकि इकोनॉमीज टाइटली कनेक्टेड है। इंडिया को अगर चाइना जैसा सेल्फ रिलायंट बनना है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के लिए नेगोशिएट या पुश करना पड़ेगा, वरना आत्मनिर्भरता का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, जोमैटो और स्विगी के प्राइवेट लेबल वेंचर्स बिस्ट्रो और स्नैक नए कंट्रोवर्सीज में है। FHRAI और NRAI ने इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने पार्टनर डेटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिससे ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। ये इश्यूज कंपटीशन और फूड सेफ्टी को लेकर है और शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री और CCI तक एस्केलेट हो सकता है। दूसरा, कोल इंडिया लिथियम ब्राइन एसिड्स के लिए अर्जेंटीना में एक्सप्लोरेशन कर रहा है। साथ ही ये IREL के साथ पार्टनरशिप कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस करने के लिए। ये मूव इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स के साथ अलाइन करता है, जिससे कोल इंडिया अपनी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करके ग्रीन इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली, रुपी 86 रुपी पर डॉलर तक गिर गया, जो एक रिकॉर्ड लो है। इस फॉल का कारण फॉरेन आउटफ्लो और स्ट्रॉन्ग डॉलर है और फ्यूचर में और डेप्रिसिएशन हो सकता है। एक्सपोर्टर्स के लिए इससे फायदा हो सकता है, लेकिन इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन और हाउस होल्ड बजट्स पर प्रेशर पड़ेगा। बिजनेसेस और मार्केट्स को बढ़े हुए कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।